हेलो गाइस, क्या हालचाल आपके। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे एंड काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे जहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा था कि मेरे को जेनीआई का रोड मैप बता दो, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। कोई एक्सपीरियंस बंदा है एंड ही वांट्स टू स्विच टू लाइक जेनीआई प्रोफाइल फ्रॉम हिज करेंट। तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मैंने सोचा चलो एक डिटेल वीडियो बना दूं जहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या रोड मैप्स फॉलो करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ताकि आप अपने करियर को ट्रांजिशन कर सको तो जेनीआई इंजीनियर। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आज के टेक इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाला जॉब है, वो बेसिकली जेनीआई इंजीनियर है। इवन टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी आपको 30 LPA तक आराम से ऑफर कर देती है इन सब प्रोफाइल्स के लिए। एंड मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको डायरेक्टली मिल जाए। एंड ऑल्सो आप लोग वहाँ मेरे से वन टू वन भी इंटरेक्ट कर पाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड टू एंड देखना। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी बता दिया करूंगा तुम्हें क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ताकि तुम ओवरऑल प्रिपेयर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेनीआई इंजीनियर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो बेसिकली पाइथन है। क्योंकि जितनी भी जेनीआई की लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जितने भी मॉडल्स अवेलेबल है, वो सब पाइथन में लिखा गया है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ जेनीआई इंजीनियर, द वेरी बेसिक थिंग इज टू लर्न पाइथन। ठीक है, अगर तुम्हें आता है पाइथन तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हें नहीं आता है तो सीख लो। उसके बाद दूसरी चीज़ है फर्स्ट एपीआई। अब मैं फर्स्ट एपीआई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है फर्स्ट एपीआई पाइथन के साथ। एंड जब तुम जेनीआई का बात कर रहे हो ना, तो जेनीआई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का एप्लीकेशन होता है। तो जब भी तुम कोई एप्लीकेशन का बात करो तो उसमें तुम्हें डिजाइन पैटर्न्स चाहिए, तुम्हें लो लेटेंसी चाहिए, हाई थ्रूपुट चाहिए। तो ये सब चीज़ तुम बेसिकली फ्रेमवर्क से मैनेज कर सकते हो। तो एंड उसके लिए बेस्ट फ्रेमवर्क अभी जो पाइथन के साथ है वो है फर्स्ट एपीआई। तो दूसरी चीज़ है फर्स्ट एपीआई सीखनी है तुम्हें। उसके बाद जब तुमने दोनों चीज़ को प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें चाहिए होगी वो है तुम्हें रेस्ट एपीआई सीखनी है। क्योंकि जब तुम एलएलएम से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब तुम कोई जेनीआई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो यू आर वर्किंग विथ दी एपीआईज। ठीक है, वो मॉडल तुम डायरेक्टली अपने कोड में इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो, यू आर सिंपली यूजिंग द एपीआईज ऑफ दोस मॉडल। एंड यू विल बी यूजिंग मल्टीपल मॉडल्स। ठीक है, जब तुम कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाओगे तो यू विल बी यूजिंग मल्टीपल मॉडल्स। यू विल बी ओपन एआई का भी यूज कर रहे हो, तुम जिमिनाई का भी यूज करोगे, तुम क्लॉड भी यूज करोगे, यू विल यूज मल्टीपल मॉडल्स। तो यहाँ तुम्हें एपीआईज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कब तुम कहाँ क्या यूज करो, ताकि तुम फंसो नहीं कहीं भी। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है वो है तुम्हें एलएलएम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एलएलएम एग्जैक्टली होता क्या है। एलएलएम जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, एसएलएम हो गया, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल है, मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है। देखो, अब ये जितने भी मॉडर्न एलएलएम जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसके पहले था एलएसटीएम वगैरह, जो कि किसी और स्ट्रक्चर पे, आर्किटेक्चर पे था। अभी जितने भी मॉडल जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है। एंड इंटरव्यूज में तुमसे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है। तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है। जैसे जीपीटी मॉडल जो होता है वो बेसिकली डिकोडर बेस्ड मॉडल्स है, बट जो बर्ट होते हैं वो बेसिकली एनकोडर होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, ताकि तुम रियल टाइम पर डिसाइड कर सको कि कब तुम्हें जीपीटी यूज करना है, कब तुम्हें बर्ट यूज करना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों काम कैसे करते हैं। उसके बाद जैसे सेल्फ अटेंशन होता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, ये तुमसे इंटरव्यू में भर भर के पूछा जाएगा। सेल्फ अटेंशन क्या होता है, क्रॉस अटेंशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कहाँ क्या यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज करता है। इसके बाद क्या फोर्थ स्टेप क्या है, तुम्हें एलएलएम की बेसिक समझनी पड़ेगी। कोई डीएल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, डीप लर्निंग वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एलएलएम्स का बेसिक पढ़ लो, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पढ़ लो, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है वो पढ़ लो, एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ लो। एंड सेल्फ अटेंशन क्या होता है, क्रॉस अटेंशन क्या होता है, ये सब चीज अच्छे से पढ़ लो, वो सबसे समझ। नेक्स्ट स्टेप है तुम्हें रैग आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम जब भी कोई एलएलएम मॉडल डिजाइन कर रहे हो तो तुम किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स को एलएलएम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तभी तुम यूज कर रहे हो एनीवेज। बिकॉज अगर तुमको नहीं है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो तुम क्यों बनाओगे कोई एलएलएम एप्लीकेशन, सिंपली जाकर चैटजीपीटी में पूछ लो। तो रैग बेसिकली क्या है, एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो जब तुम रैग पढ़ोगे तो तुम्हें उसके अंदर तुम्हें वेक्टर एम्बेडिंग्स मिलेंगी। वेक्टर एम्बेडिंग्स के लिए भी डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है, वो मॉडल्स कैसे काम करते हैं, टोकन्स क्या होता है। ठीक है, टोकन्स कैसे होता है, एम्बेडिंग्स कैसे बनता है, एम्बेडिंग का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एम्बेडिंग स्टोर कहाँ होता है। जैसे कि एम्बेडिंग्स जो बनाओगे तुम, उसको तुम वेक्टर डीबी में स्टोर करोगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे कि कोई एम्बेडिंग तुम स्टोर कर रहे हो तो उसमें जो वेक्टर बना वो स्टोर हुआ, उसका जो तुमने एग्जैक्ट वर्ड लिखा था वो स्टोर हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें स्टोर होती है। फिर ये स्टोर कहाँ होता है, तो वेक्टर डेटाबेस में होता है। वेक्टर डेटाबेस भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे फाइस हो गया, क्रोमा हो गया, पाइन कोड हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ें होते हैं। ये सब फ्री वाले ओपन सोर्स वाले हैं। तो इसमें भी तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तीन चार में क्या डिफरेंस है, कौन सा तुम्हारा यूज़ केस के लिए बेस्ट है।
कौन सा कॉस्ट कम है, कौन सा तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, उसको डिसाइड करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ये काम कैसे करता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें वेक्टर डीबी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो वेक्टर डायमेंशन में उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जब तुम सर्च करोगे वेक्टर डेटाबेस में, तो कोई नॉर्मल डेटाबेस में जब हम क्वेरी चलाते हैं एग्जैक्ट सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए आई डी टू वन, तो मैं एक्जैक्टली आई डी टू वन सर्च करूंगा। अगर मेरे को कैट सर्च करना है एक्जैक्टली कैट सर्च करूंगा। बट वेक्टर डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है, हम सिमेंटिक सर्च करते हैं, हम या मीनिंग बेस्ड सर्च करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें वेक्टर दो वेक्टर्स को कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, जैसे कि कोसाइन सिमिलरिटी एक एल्गोरिदम है जिसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द सिमिलरिटी स्कोर, एंड उसके बेसिस पे हम पुल आउट करते हैं। तो कोसाइन सिमिलरिटी कैसे काम करता है वो तुम्हें समझना पड़ेगा, कैसे कंपेयर होता है। उसके बाद एडवांस एल्गोरिदम्स कौन से हैं कंपेयर करने के लिए, री रैंकिंग हम कब यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ तुम्हें से समझना पड़ेगा अच्छे से, ताकि तुम इंटरव्यू में बता पाओ एंड अपने एप्लीकेशन भी तुम उसको सही से जस्टिफाई कर पाओ। नेक्स्ट काम क्या करोगे, तुम प्रॉम्प्ट लिखोगे। प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्टिंग का भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग हो गया, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग हो गया, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग हो गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंट टेक्निक्स क्या है प्रॉम्प्टिंग्स के, कब क्या यूज़ करना है, तुम्हारे यूज़ केस में कौन सा बेस्ट फिट है। तो तुम्हें प्रॉम्प्टिंग टेक्निक समझना पड़ेगा। अब अगर तुम डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो तुम्हारा एलएलएम का टोकन का लिमिट रहता है, तो तुम टोकन लिमिट में अगर वो नहीं फिट हो रहा है तो तुम कैसे इसको ब्रेक करोगे, उसको हम चंकिंग कहते हैं। तो डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में तुम्हें पता होने चाहिए। वो चंकिंग स्ट्रेटेजी दूसरी चीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग चेन एंड लैंग ग्राफ। ठीक है, क्योंकि तुम जितने भी एप्लीकेशन बनाओगे ना, यू विल नॉट राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, एलएलएम के लिए अंदर एक और लाइब्रेरी अवेलेबल होता है लैंग चेन का। तो लैंग चेन बेसिकली तुम्हें सारी इंटरनल चीजें इजीली एक्सेसिबल करा देती है। तो तुम्हें लैंग चेन पता होना चाहिए। लैंग चेन का सीखने का सबसे बेस्ट सोर्स है लैंग चेन का वेबसाइट। सीधा वेबसाइट चले जाओ, वहां जाके सीख लो अच्छे से। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सीमलेसली लिखा गया है। एंड अगर तुम एजेंटिक सिस्टम पे काम करना चाहते हो तो लैंग ग्राफ भी सीखना, पढ़ लेना कब कौन सी लाइब्रेरी होती है। जैसे अगर तुम चैट बना रहे हो तो कन्वर्सेशन मेमोरी कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है ना। नेक्स्ट चीज़ आ गया कि अब तुमने सिस्टम बना लिया अपना, तो तुम्हें उस पर हेलुसिनेशन का इशू आएगा कि वो उल्टा सीधा रिस्पॉन्स दे रहा है, डेटा पे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। बट ये तो तुम नहीं चाहते हो, यू वांट इट टू गिव द राइट सेट ऑफ रिस्पॉन्स। उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम फाइन ट्यून करोगे उसको, या तुम कोई टेक्निक यूज करोगे जैसे फ्यूचर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। तो ये सब चीज़ें रैक को इम्प्रोवाइज करोगे, सी रैक लगाओगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए क्या होता है, तो ये सब चीज़ पढ़ना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आर्किटेक्चर पढ़ना है, तुम्हें सिस्टम डिजाइन पढ़ना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर। तो यू शुड नो कि कहाँ सिंगलटन लगाना है, कहाँ फैक्ट्री लगाना है, कहाँ कंज्यूमर लगाना है। तो यू नीड टू नो ऑल द डिजाइन पैटर्न्स, कब कहाँ एप्लीकेबल होना है। तो ये अगर शॉर्ट में कहो तो ये बेसिकली रोड मैप है। इसके बाद अगर तुम चाहो तो यू कैन ऑल्सो लर्न एजेंटिक एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, ये सब भी तुम सीख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम का परमिट है, एंड इफ यू वांट टू लर्न। एंड ये सब जो तुमने कर लिया, उसके बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, छोटी सी कोई प्रोजेक्ट बनाओ, बट मेक सम प्रोजेक्ट। उससे क्या होगा, तुमने जो सीखा है ना, यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इट, एंड वंस यू लाइक इम्प्लीमेंट समथिंग ना, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट मोर देन। तो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भाई। एंड चलो